बच्चों, आज हम चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। उसमें हम पहले परमाणु मॉडल पढ़ते हैं जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन उन परमाणु मॉडल से हमको ये मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। जब सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण बताया था तो उस समय ये नहीं मालूम था कि उसमें और भी अपरमाणु कण होते हैं, लेकिन जब बाद में ये मालूम पड़ा कि परमाणु के अंदर अपरमाणु कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसके बाद में इनकी जानकारी के लिए कई मॉडल प्रस्तुत किए अलग अलग वैज्ञानिक ने, जैसे थॉमसन मॉडल दिया है। उसके बाद उनकी कमियों को सुधारने के लिए रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल, और बोर मॉडल के बाद समरफील्ड मॉडल आया। इन सारे मॉडल से जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी कहाँ पर वो किस तरह से मूव करता है, उसकी एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा जानते हैं। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति प्रकृति को जानने के लिए कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है। कि जब हम किसी तत्व में बताते हैं कि इसके अंदर इतने प्रोटॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किस तरह से कक्षकों में प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, तो उनको कुछ संख्याओं से जाना जाता है। उन संख्याओं को हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। हाँ, क्वांटम संख्या क्या होती है? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्रकृति की जानकारी जिन संख्याओं से मिलती है उन संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी होती है दिंगशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसे s से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम इन क्वांटम संख्या में पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये क्वांटम संख्या n के बारे में आपने पहले बोर मॉडल में पढ़ा हुआ है। बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोश में उपस्थित होते हैं, कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और एक निश्चित संख्याओं में वो कोश में उपस्थित होते हैं। तो वो जो कोश की जानकारी दी थी बोर ने, और वो कोश की जानकारी इसी क्वांटम संख्या से मालूम पड़ती है। वैज्ञानिक है इसके बोर, और कोश क्या बताए थे, उस कोश की जो वैल्यू होती है वो n की, यानी कि n की वैल्यू जो यहाँ पर होती है वो किन संख्याओं से होती है, n की वैल्यू होती है, n का मान जो होता है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, और इसमें जैसे हम लिखते हैं n की वैल्यू अगर 1 है तो 1 2 3 4 डॉट कितनी भी इसमें हो सकती है अनंत तक। जब हम n की वैल्यू 1 लिखते हैं यानी कि कोश की संख्या 1 होती है, पहला कोश होता है जिसको k से बताते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे l m n, ये सब आप बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं। k l m n से इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 है तो k कोश होगा, 2 है तो l कोश होगा, 3 होगी तो m कोश होगा, और 4 होगी तो n कोश में वो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन उस में होगा। तो इस क्वांटम संख्या ना, क्वांटम संख्या किसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्रकृति और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है उसकी स्थिति बताने के लिए कुछ संख्याओं की जरूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी है 1 2 3 4, ठीक है, इन संख्याओं की जरूरत होती है। इन संख्याओं से उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति मालूम पड़ जाती है। ऐसे यहाँ पर k कोश है, अगर नंबर 1 है तो k कोश होगा, ये इससे मालूम पड़ जाता है। इसे बोर ने बताया था। इसके बाद इस क्वांटम संख्या से और क्या मालूम पड़ता है, इस क्वांटम संख्या से परमाणु के आकार की त्रिज्या का पता चलता है। जैसे सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन है,
उस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नाभिक है, ये के कोश। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ होता है, के कोश में उपस्थित होता है। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। और अगर हम इसके नाभिक से डिस्टेंस देखें तो यहाँ तक आ रही है, यानी इसकी परमाणु त्रिज्या इतनी है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एल कोश में जा रहा है, एल कोश में जा रहे हैं, तो अब अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो एल कोश में चले गए, यानी नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, कोश चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एल कोश हो गया, तो इस परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ गई। तो इस मुख्य क्वांटम संख्या से जो हमको नंबर मालूम पड़ गए, तो नंबर से हमको कोश मालूम पड़ गए और इन कोश से आकार मालूम पड़ गया। आपने आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा है 10th में, उसमें आपने देखा कि जो कुछ गुण देखे थे कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, जब तत्वों को हम देखते हैं आवर्त सारणी को, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका आकार बढ़ता जाता है, उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती जा रही है। कोश की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से और बाह्य कोश तक की दूरी बढ़ जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। यानी कि कोश हमको मालूम पड़ रहे हैं, के बाद एल आया, एल के बाद एम आया, फिर एन आया। कोश की संख्या बढ़ती जा रही है, एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ गया, इस क्वांटम संख्या से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है कि परमाणु में उसकी त्रिज्या, उसकी साइज क्या क्या है। यानी और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि इसे हम जैसे जैसे देख रहे हैं आपकी, जैसे के कोश नंबर 1 था तो के कोश एल था, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं R इज समानुपाती, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यानी एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन का स्क्वायर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, R की वैल्यू यानी कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद और हम देखते हैं कि इसमें कोश में इलेक्ट्रॉन किस तरह से, कौन से फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, और कोश के अंदर जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एन स्क्वायर फॉर्मूले से हम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये तो इससे मालूम पड़ जाता है हमको परमाणु की। इसमें हम एन स्क्वायर फार्मूला है एक, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कक्षकों की संख्या कितनी है। यानी इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल में मौजूद होते हैं वो कहाँ होते हैं, कक्षक में होते हैं। कक्षक क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। जैसे हमने देखा कि कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कोश में तो ये पूरा ही कोश है, अब उसमें पर्टिकुलर किस जगह पर है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो इनकी एक्चुअल स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, जहाँ पर उस जगह को क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो ये है कक्षकों की संख्या किस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है, एन स्क्वायर। यहाँ पर भी हमको मुख्य क्वांटम संख्या एन की जरूरत पड़ी। ऐसे ही कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उस फॉर्मूले को निकालने के लिए भी हमको मुख्य क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ती है। तो इस मुख्य क्वांटम संख्या एक नंबर से हम कई चीज़ों की जानकारी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है, कक्षकों की संख्या कितनी है, वो सारी जानकारी हमको मिल सकती है। जैसे एन स्क्वायर हम वैल्यू रख के देखते हैं, एन की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर, यानी कि कक्षकों की संख्या कितनी है, इसमें 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू 1 यानी कि के कोश में कक्षक कितने हो गए, 1 हो गए। ऐसे ही अगर हम 2 रखते हैं, एन की वैल्यू, के की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 यानी एल, तो 2 का स्क्वायर रखते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रखने पर कक्षक हमारे पास कितने हो जाते हैं, 4 आ जाते हैं। ऐसे ही एम में 3 का स्क्वायर कितने आ गए, 9। ऐसे ही एन में 4 का स्क्वायर यानी कितने कक्षक हो गए, 16।
ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर कक्षकों की संख्या हमको मिल रही है। तो कक्षकों की संख्या निकालने के लिए हमको किस फॉर्मूले की जरूरत हुई, n स्क्वायर, और n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी हमको कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ी। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि क्वांटम संख्या क्या है, जो हमको इलेक्ट्रॉन के, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्थिति और प्रकृति के बारे में जिन संख्याओं से हमको मालूम पड़ता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। इसी तरह से 2n स्क्वायर, कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, इसलिए जब हम इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन कक्षकों की संख्याओं के डबल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। रख के देख लेते हैं वैल्यू। जब हम 2 इंटू 1, n की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 स्क्वायर, तो हमारे पास आता है 2। ऐसे ही 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर था 4, एक कक्षक में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 का डबल कितना हो गया यहाँ पर, 8। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ आ रहा था 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 की डबल कितनी हो गई, 18। ये आप पढ़ते हैं पहले। 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई करा 2, तो 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 16 कक्षक थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 32। तो इस तरह से हम इस क्वांटम संख्या को यूज करके कक्षकों में, कक्षक, पहले तो हम कक्षक की संख्या निकाल सकते हैं और कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें निकाल सकते हैं। ये कक्षकों की संख्या आ रही है कि n की वैल्यू, यानी k कोश में कितने कक्षक होंगे, l कोश में कितने कक्षक होंगे, m में कितने होंगे और n में कितने होंगे। ये आ गई आपके पास कक्षकों की संख्या, और हर एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। तो कक्षकों की संख्या को हम डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसलिए ये आपने पढ़ा हुआ है, k में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, l में 8 जाते हैं, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह से हम इसके कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। इस नियम को बोर-बरी नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है दिंगशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम संख्या की खोज समरफील्ड ने की थी। जब समरफील्ड मॉडल आया था तभी उन्होंने उपकोष की जानकारी दे दी थी। ये जो दिंगशी क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करा, इसलिए ऐसे इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोश की जानकारी दे रही थी, यहाँ पर ये उपकोष, कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोष, उसकी जानकारी देती है। L का मान जो होता है वो 0 से लेकर n-1 तक चलता है, 0 से लेकर n-1। ठीक है, 0 से लेकर n-1 कैसे, जैसे हम n की वैल्यू रख रहे हैं 2, n की वैल्यू 2 रखते हैं, यानी क्या कोश हो गया, L। ठीक है, ये देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो कौन सा कोश हो गया, k। अगर n की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो l की वैल्यू जब हम रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, और अगर हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो उसमें क्या आ गया, k के बाद l आ गया, k l, यानी कोश क्या हो गया, l। n जो मुख्य क्वांटम संख्या थी उसके नंबर से हमको कोश की जानकारी हुई। अब इस मुख्य क्वांटम संख्या से जो n की वैल्यू है वो कम रहेगी, कहाँ, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से, यानी कि n की वैल्यू इसके लिए क्या क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 0 से स्टार्ट हुई और
ये जो n की वैल्यू है इससे एक कम -1, देखिए ये लिखा है मैंने, L का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और n-1, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, और n-1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 होती है तो L की वैल्यू की पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, 0 और 1। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ तो L की वैल्यू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ओनली 0। ऐसे ही n की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ तो L की वैल्यू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो 3 में से हम -1 करेंगे तो कितना आ गया, 2। 0 से स्टार्ट हुई और 2 तक चली, ठीक है। ऐसे ही n की वैल्यू 4 रख के देखते हैं। जब हम n की वैल्यू 4 रखते हैं तो L की वैल्यू अब कहाँ से स्टार्ट हो गई, 0 से, यानी 0, 1, 2 और 3 इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है L का मान 0 से प्रारंभ होकर n-1 तक चलता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है और n की वैल्यू जितनी होगी उससे एक कम तक वो वैल्यू हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जब L = 0 होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा L = 0, 1, 2, 3, तो जब L = 0 होता है तो इसमें जो उपकोष होता है उस उपकोष को हम कहते हैं, उस उपकोष को कहते हैं S, और L की वैल्यू जब 1 होती है तब उस उपकोष को कहते हैं P, जब 2 होती है तो D और 3 होती है तो F। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने आगे का इसलिए नहीं लिखा, डॉट डॉट, इसी में हमारी पूरी आवर्त सारणी अभी तक की कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर 0 होगा, वैल्यू 0 होगी तो उसका मतलब है S उपकोष, यहाँ P है, 2 है तो D और 3 है तो F। S का जो फुल फॉर्म होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ठीक। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1 रख के देखते हैं इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, देखते हैं। 2l + 1 से हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या लिखा है, ये मैंने उपकोष बताया S, P, D, F। तो इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, जैसे यहाँ S है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, P है तो कितने आ सकते हैं, D है तो कितने आ सकते हैं, F है तो कितने आ सकते हैं। वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 × ये 2 × जब हम यहाँ 0 रखते हैं, L की वैल्यू 0 रखते हैं, तब यहाँ पर क्या आ जाता है, 1, ठीक है। 2l, ये रहा 2l + 1, तो हमारे इक्वल्स टू कितना आ रहा है, वैल्यू 2, यहाँ वैल्यू कितनी आई, 2। तो यानी कि जब L = 0 रखते हैं, L = जब 0 रखते हैं तो S उपकोष होता है, और S उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2। ये क्या है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौन से उपकोष में, S उपकोष में। क्यों S बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया था, 0, L की वैल्यू मैंने यहाँ क्या ली थी, 0 लिया, तो 0 में यह बता चुकी हूँ, 0 यानी कि S, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। इसी तरह से L की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो देख लीजिए 2 × 1 + 1 क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, 2 × 1, तो 2 + 3 × 2, यहाँ आ जाएगा 6।
इसी तरह से आगे देखिए, ये यहाँ पर अपना 6 आया था जब हमने यहाँ पर L की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी। 1 को हमने क्या बोला कि कौन सा उपकोष होता है, P उपकोष होता है। ये देखिए L की वैल्यू 1 यानी P उपकोष। अब P उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रख ली, जो L की वैल्यू थी उसकी जगह आ गया 1, 2 × 1, यहाँ पर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह से हमने यहाँ D के लिए निकाला, जब L की वैल्यू 2 ली, 2 यानी कि D, L की वैल्यू 2 ली यानी कि D, डिफ्यूज D ली, तो यहाँ पर 2 रख दिया और ये रखने पर 10 इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि D उपकोष जब होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से आप F के इलेक्ट्रॉन निकालिए कि F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी का लास्ट पॉइंट है, L की वैल्यू बढ़ने पर उपकोष की ऊर्जा भी बढ़ती है। जैसे यहाँ L की वैल्यू 0 है, इससे ज़्यादा बड़ी 1, फिर और बड़ी 2, फिर और बड़ी 3, तो L की वैल्यू बड़ी 0 थी तब S उपकोष बोला, तो S की जो ऊर्जा है वो कम है और P इससे ज़्यादा वैल्यू का है, इसलिए ये ज़्यादा फिर ये ज़्यादा, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ 0 है तो S यानी इसकी ऊर्जा कम, इससे ज़्यादा वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा वैल्यू है 2, यहाँ पे इसकी ज़्यादा ऊर्जा हो गई, इससे ज़्यादा वैल्यू है 3, तो यहाँ पर F आ जाएगा। तो S की वैल्यू सबसे कम, P की उससे ज़्यादा, D की उससे ज़्यादा और F की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये दिग्गशीय क्वांटम संख्या। इसके बाद हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो उपकोष है इनकी कैसी आकृति होती है। S का मैंने फुल फॉर्म बताया, शार्प, प्रिंसिपल, D का डिफ्यूज और फंडामेंटल। जो S है यानी कि S कोश है उसकी आकृति होती है गोलाकार, स्फेरिकल शेप, इसकी होती है डबल शेप्ड, और D की होती है डबल शेप, और F की बहुत ज़्यादा है कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए लिखा है मैंने जटिल आकृति होती है।